गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन पिछले लेक्चर में पढ़े थे चुंबकीय गुणों के बारे में, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या की थी। उनके बारे में डिटेल में चर्चा की थी हमने कि चुंबकीय गुण जो है संकुलों के वो किस पे निर्भर करते हैं और किस प्रकार से उनका चुंबकत्व निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी कि अपन क्रिस्टल फील्ड में पढ़ रहे थे कि क्रिस्टल फील्ड में डी कक्षकों का धातु की जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी स्लाइड होती है, वो विभाजित होते हैं और विभाजन होने के बाद में अपने को कुछ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के प्राप्त होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल्स है वो है लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स। यानी कि क्रिस्टल फील्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है अपना वो है कि अपने को लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं क्रिस्टल फील्ड द्वारा, जो लिगेंडो द्वारा जनरेट होता है। अब क्रिस्टल फील्ड CFSC अपन पढ़ेंगे कौन सी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है? यानी कि धातु आयन जो है वो जब संकुल का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में रहते थे वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। कब? जब कोई धातु आयन संकुल का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में रहते थे वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि ट्रांसफर हो रहे हैं लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, तो एनर्जी रिलीज होगी। यदि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स से लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है धातु आयन के द्वारा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहां ट्रांसफर होते हैं? लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। और उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, अतिरिक्त उसको स्थायित्व प्राप्त होता है एनर्जी रिलीज होने से। आपने को पता है किसी सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। तो अपन सीधा सा ये बोल सकते हैं कि यदि कोई धातु आयन है उसको अपन क्रिस्टल फील्ड में रखें, यानी कि लिगेंडो के संपर्क में रखें, लिगेंडो के क्रिस्टल फील्ड में रखें, तो मेटल आयन जो है उसके डी ऑर्बिटल्स उनका विभाजन होता है। मेटल आयन की ऑर्बिटल स्प्लाइट होती है, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है विभाजन के दौरान, एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऐसा कब होगा? जब अपन किसी मेटल आयन को लिगेंडो के संपर्क में रखते हैं या क्रिस्टल फील्ड में रखते हैं, तो धातु के डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल फील्ड के कारण स्प्लाइट होते हैं, और स्प्लाइट होने से एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होने से सिस्टम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त होता है, और वो एनर्जी क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा। और इस एनर्जी का मान जो है वो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, वो नेगेटिव होता है इसका मान, CFSC का मान। तो CFSC का मान किस प्रकार से निकाला जाता है कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उस कंडीशन में जो अवशोषित ऊष्मा है, यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो कुल जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो कुल अवशोषित की गई ऊर्जा और जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं वो क्या करेंगे? वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो उनके द्वारा कुल उत्सर्जित ऊर्जा, टोटल रिलीज एनर्जी, और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके द्वारा कुल टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी,
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान। अब अपन अलग अलग प्रकार के समतुलों के लिए CFSE के मान की गणना करेंगे। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि CFSE का मान किस पे निर्भर करता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के वितरण पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़े जा रहे हैं ऑर्बिटल्स में। क्योंकि अपने पास दो प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स। तो लोअर और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फिलअप किए जा रहे हैं इस पे निर्भर करता है CFSE का मान। तो अपन अब अलग अलग समतुलों के लिए CFSE के मान की गणना करेंगे। तो सबसे पहले अपन अष्टफलकीय समतुल जो है उनके लिए CFSE की गणना करेंगे। तो अपना अगला पॉइंट होगा अष्टफलकीय समतुलों में CFSE की गणना। तो CFSE एनर्जी जो है वो अतिरिक्त एनर्जी होती है। इससे जब धातु संतुलन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, तो संतुलन के समय वो धातु लिगेंड, मेटल लिगेंड और बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकलती है उसके अलावा एनर्जी होती है CFSE, यानी उसके अतिरिक्त एनर्जी होती है। यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन CFSE नहीं बोलते, उसके एक्स्ट्रा, उसके अलावा एनर्जी होती है CFSE। तो अपन बात करेंगे कि अष्टफलकीय समतुलों में CFSE की गणना। तो आपने बताया अष्टफलकीय ज्यामिति में जैसे अविभाजित या पृथक धातु आयन अपने पास जिसके पांचों डी ऑर्बिटल समधनुष होते हैं, एक समान एनर्जी के होते हैं, जो लिगेंडों की क्रिस्टल फील्ड में प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग से पृथक है। तो उस कंडीशन में धातु आयन के पांचों डी ऑर्बिटल्स एक समान एनर्जी के होते हैं, समधनुष होते हैं। तो अब अष्टफलकीय ज्यामिति में जैसे ही इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग होगी तो तीन ऑर्बिटल नीचे जाते हैं जो लोअर एनर्जी के होते हैं, और दो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाते हैं जो हायर एनर्जी होते हैं, Eg और Teg। ये थे पृथक धातु आयन डी ऑर्बिटल्स और ये विभाजित डी ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो ये जो समधनुष ऑर्बिटल्स हैं धातु आयन के, इनकी तुलना में Eg ऑर्बिटल्स जो है उनकी ऊर्जा, Eg ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कितनी ज्यादा होती है, 0.6 डेल या 6 dQ। यानी कि समधनुष कक्षक जो थे उनकी तुलना में Eg कक्षकों की एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कितनी ज्यादा होती है, 0.6 डेल। और इन समधनुष कक्षकों की तुलना में जो T2G ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कितनी ज्यादा कम होती है, 0.4 डेल या 4 dQ। इसको अपन पॉजिटिव दिखाते हैं, इसको नेगेटिव। यानी कि इन ऑर्बिटल्स की तुलना में जो पांचों के पांचों समधनुष है एक समान एनर्जी है, इनकी तुलना में T2G कक्षकों की एनर्जी जो है वो 0.4 डेलो कम होती है, और यहाँ पे Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी 0.6 डेलो अधिक होती है समधनुष कक्षकों की तुलना में। तो अपन बात करें अविभाजित डी ऑर्बिटल्स की, इनकी, तो इनमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन भरें तो इलेक्ट्रॉन इन पांचों डी ऑर्बिटल्स में जाने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी कि यहाँ पे अब विभाजित डी ऑर्बिटल्स में यदि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाता है तो -0.4 डेलो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब समधनुष कक्षक होते हैं तो पांचों डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन यदि डी ऑर्बिटल्स डिवाइडेड है, विभाजित है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उसकी प्रवृत्ति होती है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाने की, या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यदि T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जाने से -0.4 डेलो एनर्जी रिलीज होगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन अगले T2G ऑर्बिटल्स में जा रहा है तो उसका मतलब है 2 × -0.4 डेलो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -0.4 डेलो।
और यदि यहाँ पे pg ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका मतलब है कि प्लस की 0.6 डायलो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद यदि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी रिलीज होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, वो अपने को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए पता है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएगा तो 0.4 डायलो एनर्जी रिलीज होगी, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाता है इलेक्ट्रॉन तो 0.6 डायलो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अब अपन यहाँ पे CFSC की कैलकुलेशन के लिए सूत्र देखेंगे। इस सूत्र के द्वारा इसकी गणना की जाती है CFSC। तो CFSC की कैलकुलेशन के लिए अपना सूत्र होगा क्रिस्टल ग्रेविड स्थायीकरण ऊर्जा बराबर माइनस 0.4 माइनस 0.4 डेल O इंटू n T2G प्लस 0.6 डायलो इंटू NEC। या अपन इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CFSC इक्वल टू माइनस 4 dq इंटू n T2G प्लस 6 dq इंटू NEG। ये फॉर्मूला अपना CFSC की कैलकुलेशन के लिए। अब अपन बात करें N-T2G और NEG, ये क्या है? N-T2G और NEG का मतलब है कि T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि N-T2G मतलब T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अपन अलग अलग विन्यासों के लिए, धातु आयन के अलग अलग विन्यासों के लिए इस फॉर्मूले के द्वारा CFSC की गणना करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अब अपन अलग अलग विन्यासों के लिए सबसे पहले D1 विन्यास के लिए CFSC की कैलकुलेशन करेंगे। D1, तो D1 का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है D ऑर्बिटल्स को कहां जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स मतलब T2G ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो अपन इसके लिए CFSC किस प्रकार से निकालेंगे, -4 यानी कि -0.4 इंटू 1, क्योंकि n मतलब T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि -0.4 इंटू 1 क्या आएगा T2 के लिए, -0.4 डेल, यानी कि D1 विन्यास के लिए विन्यास क्या होगा, T2G 1, ये होगा विन्यास। और CFSC क्या होगी, -0.4 डेल, यानी कि T2G ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन जाने से -0.4 डेलो एनर्जी रिलीज होगी। D2 विन्यास के लिए अब अपन यहाँ पे एक और लेंगे, 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी रिलीज होती है, -0.4 डेलो, कितना निकल जाएगा, -0.8, यानी कि D2 विन्यास के लिए CFSC क्या होगी, -0.8 डेलो। एक इलेक्ट्रॉन जाने से -0.4 एनर्जी रिलीज होती है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कितनी होगी, -0.8 डेलो एनर्जी रिलीज होगी। D3 विन्यास के लिए इस प्रकार से 3 इंटू -0.4 डेलो बराबर -1.2
डेल। ये एनर्जी किसके लिए होगी? D3 विन्यास के लिए। D2 विन्यास के लिए विन्यास क्या होगा? T2G2 और D3 के लिए T2G3। ये इनके लिए विन्यास होगा और CFS की गणना D1 के लिए -0.4, D2 के लिए -0.8 डेल और D3 के लिए -1.2 डेल। अब अपन इसी प्रकार से सभी विन्यासों के लिए CFS की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपन बात करें डायरेक्ट D9 विन्यास की, तो अब अपने को पता है इसके लिए विन्यास क्या होगा? D9 के लिए T2G6 और EG3 ये विन्यास होगा। इस विन्यास के आधार पर अपन CFS की कैलकुलेशन करेंगे। D9 के लिए क्या होगा? -0.4 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 into -0.4 डेल प्लस 0.6 into 3 डेल। कितना निकल गया? इसके लिए कैलकुलेशन करने पर -0.6 डेल। यानी कि D9 विन्यास के लिए यदि अपन d ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन भरें, 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, तो वहां से CFS कितने निकल के आती है? -0.6 डेल। यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। और D10 विन्यास के लिए यहाँ पे विन्यास होगा T2G6 EG4 और इस विन्यास के आधार पर इसकी CFS होगी 0। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की मान रखने पर यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको D10 के लिए CFS का मान मिलेगा, क्रिस्टल ग्रेड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान 0। यानी कि जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और दोनों का योग बराबर यानी कि 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है, तो यहाँ CFS का मान क्या होगा? D10 के लिए 0। तो इस प्रकार से अपन जो बाकी बचे हुए विन्यास हैं D4, D5, D6 सभी के लिए CFS की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपन यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए CFS का मान निकाल के देखा है। इसी प्रकार से अपन आगे जो चतुष्फलकीय संकुलन या चतुष्फलकीय ज्यामिति है उनके लिए CFS की कैलकुलेशन करेंगे। अब अपने को वहां पता है चतुष्फलकीय ज्यामिति में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति में वो ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स है वो वहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हायर एनर्जी के होते हैं। तो अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में CFS की कैलकुलेशन के बारे में। अब अपन इसके बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए CFS की कैलकुलेशन करेंगे। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं E, जो 2 ऑर्बिटल होते हैं। अपन ऑक्टाहेड्रल में 2 ऑर्बिटल किससे दिखाते हैं? E द्वारा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, अपन उनको दिखाते हैं T2 द्वारा। यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये जो 2 ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी के थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं। T2 ऑर्बिटल जो है वहां पे लोअर एनर्जी के थे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हायर एनर्जी के होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा E ऑर्बिटल्स में, तो एक इलेक्ट्रॉन आने से 0.6 एनर्जी रिलीज होगी। और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जाने से 0.4 एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां फिलअप होने से स्टेबिलिटी कितनी बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स की? 0.6, यानी कि 0.6 स्टेबिलिटी
बढ़ेगी समतुल्य की। और उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन Q2 ऑर्बिटल्स में जाते हैं तो वहां पे 0.4 एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, 0.4 डेल P या 4 dQ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, डी कक्षकों का विभाजन है, वो ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री के बिल्कुल विपरीत होता है। तो यहाँ पे जो मान थे दो ऑर्बिटल्स के लिए 0.6 और 3 ऑर्बिटल के लिए 0.4 वो सेम रहेगा। बाकी इन ऑर्बिटल के डिवाइडेशन से, इन ऑर्बिटल्स के विभाजन से अपने को ये देखना होगा कि हायर एनर्जी का ऑर्बिटल्स कौन सा है, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल्स कौन सा है। जो हायर होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए अपन CMS की गणना करेंगे अगले लेक्चर